क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड की टेक्नोलॉजी का लेवल। कभी कभी बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज में ऐसी टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं जो कि कैसे बनी, क्यों बनी, सोचते सोचते आपका दिमाग घूम जाएगा। और अगर कोई असली का साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को देख लेना तो वो जंगल में जाके किसी लंबे पेड़ की डाल के ऊपर झूल जाएगा। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अद्भुत है, इतनी हाईटेक है कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो अपने हॉलीवुड की मूवीज में भी नहीं देखी होगी। अच्छा, तो चलो भाई देखते हैं इनकी करामात और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। धूम 2 मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी और इस मूवी में ये रॉबरी वाला सीन भी देखा होगा जिसमें ऋतिक रोशन एक टैंक जैसे दिखने वाले खिलौने से हीरा चोरी कर लेते हैं। पर सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये भाई साहब इस जगह पे आए कैसे, और इनको अपनी पूरी बॉडी पे लिपापोती करके ये स्टैचू बनने का टाइम कब मिला? सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। लगता है ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बस नाम के गार्ड्स हैं। इनको एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा ग्रीक गॉड 6 फुट 2 इंच बंदे की चलती फिरती बॉडी नहीं दिखी। लोगों को इस वीडियो में साफ साफ खिलौना काली पट्टी के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं दिखाई दे रहा। और जब भी ये छोटा सा काले रंग का खिलौना काली पट्टी के ऊपर चलता है ना, तो इसमें से एक आवाज आती है। इनको ये आवाज सुनाई भी नहीं दे रही क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते करते आंखों से बहरे और कानों से अंधे हो चुके हैं। सही बात है। खैर फिर एक खिलौना जैसे तैसे करके टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर इसके अंदर से निकलता है एक बड़ा सा लंबा सा रोबोटिक हाथ। लेकिन अब भी इन सिक्योरिटी गार्ड्स को ये सब कुछ दिख नहीं रहा। बताओ इस सीन में ऋतिक भाई के पास ये टेक्नोलॉजी आई कैसे? क्योंकि आज तक हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देखी नहीं जहाँ पे लाइट मार के किसी भी जगह पे एक होलोग्राम बना दिया जाए। साइंस की माने तो ऐसा 3D होलोग्राम बनाने के लिए लाइट को ठीक उसी जगह के नीचे से आना चाहिए जहाँ पे ये हीरा पड़ा हुआ था, लेकिन ये भाई सब तो लाइट मार रहे हैं बहुत दूर से, फिर भी इस पॉइंट पे आके हीरे का होलोग्राम बना तो बना कैसे पता नहीं। क्योंकि अगर हम इतनी दूर से लेजर लाइट मारेंगे तो उस लाइट के जरिए होलोग्राम उसी जगह पे बनेगा जहाँ पे कोई चीज पड़ी होगी, कोई दीवार होगी, या फिर इस हीरे वाली जगह पे कोई प्लेन चीज होनी चाहिए थी जिसके ऊपर ये रोशनी पड़ती और फिर हीरे का होलोग्राम बनता। पर ये तो बॉलीवुड है, इतनी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दिखाई जा सकती। बात तो सही है। अगर हम साइंटिस्टों की माने तो इस सीन में ऋतिक रोशन ने यह बनाया तुमको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की सुपर फ्लॉप सुपर हीरो मूवी के बारे में जिसका नाम है फ्लाइंग जेट। भाई साहब ये सुपर हीरो विलन को मारते हुए जमीन के ऊपर घसीट रहा है, वो भी हरी भरी घास में। और इस सारी हरियाली को बनाने के लिए जो वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया है इसके तो क्या ही कहने। वीएफएक्स तो उच्च कोटि के हैं ही, लेकिन ये फाइट भी कम नहीं है। अपने फ्लाइंग जेट का एक भी पंच इस विलन को नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये मार खाए जा रहा है, मार खाए जा रहा है और खा ही जा रहा है। माना कि ये पूरा का पूरा सीन सुपरमैन से कॉपी है, लेकिन वो कहते हैं ना नकल भी अकल से मारी जाती है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इस सीन में और इस सीन में कोई न रहे फर्क, लेकिन लगता है मूवी वालों ने वीएफएक्स वालों को ढंग से पैसे नहीं दिए, तो वीएफएक्स वाले ने भी खुंदक निकालते हुए इनका कल दे बेड़ा गर्क। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, फ्लाइंग जेट तो फुल स्पीड में हवा में उड़ रहा है, लेकिन फ्लाइंग जेट की चद्दर हवा में क्यों नहीं उड़ रही, ये जमीन की तरफ लटक क्यों रही है? क्या पता शायद ये चद्दर फ्लाइंग जेट से भी ज्यादा भारी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन किया कि जिनको देखने के बाद दुनिया भर के सारे डॉक्टर चले गए इन कोमा और शुरू हो गया उन सबका रोना। भाई काम ही ऐसा किया था इन लोगों ने। सर अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो। ये लोग तो मिथुन दा का दिमाग निकालना चाहते हैं। भाई सब फालतू एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मिथुन दा का दिमाग मिला है क्या? मिथुन दा का दिमाग इतना फालतू समझ लिया आपने? मेरा दिमाग कोई फालतू है? ये गैर कानूनी काम है मगर इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो ये लोग मरे मिथुन दा के दिमाग को किसी और के दिमाग में करना चाहते हैं फिट, और करना चाहते हैं अपने इस टुट्टे से एक्सपेरिमेंट को हिट। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इनका ये एक्सपेरिमेंट असली की दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस्ड होनहार कीर्तिमान शक्तिमान डॉक्टर भी हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है, लंग्स ट्रांसप्लांट कर सकता है, पर दिमाग का ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर ये तो बॉलीवुड है, दुनिया की कोई भी इम्पॉसिबल चीज यहाँ पे की जा सकती है। ये डॉक्टर साहब तो चीरफाड़ ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि बंदे की खोपड़ी नहीं बल्कि यार जैसे लकड़ी काट रहे हो। पर ये भाई साहब दिमाग निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर दिमाग को रखते हैं अपनी हथेली पे, धरते हैं एक प्लेट पे और रख देते हैं एक ओवन में। भाई साहब माना कि ऑपरेशन नकली है, पर कम से कम जिसमें ये ब्रेन रखा जा रहा है उस मशीन को तो असली की दिखा देते। इन्होंने घर में यूज होने वाले ओवन के ऊपर डीप फ्रीज लिख के उसके अंदर बर्फ रख के इसको एक मेडिकल यूज होने वाली मशीन बना दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद मर चुके मिथुन दा की बीवी पागल हो जाती है और फिर इन लोगों को आइडिया आता है कि मिथुन दा के दिमाग को इसके अंदर डाल दिया जाए। तब ये लोग मिथुन दा के दिमाग को ट्रांसफर कर देते हैं इस लड़की की खोपड़ी के अंदर और कहते हैं अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया
तो अमर की आत्मा आशा में आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो इनका मतलब ये हुआ कि ये लोग मिथुना के ब्रेन के साथ साथ मिथुना की आत्मा भी इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। मतलब कुछ भी। ये है कि अपने दोनों कोनियों को ट्रक के बोनट के ऊपर जोर से मारते हैं, तो इनके इस भयंकर एक्शन का एक भयंकर रिएक्शन होता है और ये ट्रक हवा में उड़ते उड़ते 3 ट्रक पार करके फिर से जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन ये वीएफएक्स इतने सस्ते, इतने नकली लग रहे हैं ना कि अगर वीएफएक्स नाम का एक बंदा होता और वो इस सीन को देखता तो वो भी इस सीन को देख के शर्मा जाता। मुझे शर्म आ रही है। फिर इसी मूवी में आगे जाके एक सीन ऐसा आता है जिसमें संजय दत्त और एक छोटा सा बच्चा एक बर्फीली पहाड़ी के ऊपर से गिर जाते हैं। और इस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन बर्फ को तोड़ के नीचे गिरने लग जाते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ये कितनी रफ्तार से गिरे हैं, इनकी तो शक्लें भी साफ साफ नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको बता दूं ये स्पीड के कारण नहीं बल्कि वीएफएक्स की मजबूरी के कारण हो रहा है, क्योंकि वीएफएक्स के एडिटर को भी पता था कि अगर मैं इस सीन को स्लो मोशन में दिखाऊंगा ना तो मेरी तो पोली खुल जाएगी। इससे अच्छा मैं इस सीन को फास्ट फॉरवर्ड ही कर दूं, क्योंकि जब देखेंगे ही नहीं वीएफएक्स तो गालियां कहां से पड़ेंगी। लेकिन क्या करे भाई, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक को पता चल ही गया कि इस मूवी में कितने घटिया, कितने लो क्वालिटी के वीएफएक्स इस्तेमाल किए गए हैं और इस मूवी को करवा दिया फ्लॉप। भाई ये मूवी आई थी 2019 में, क्रिश मूवी आई थी 2006 में और रोबोट मूवी आई थी 2010 में। लेकिन इन मूवी के वीएफएक्स इस मूवी से लाख गुना अच्छे थे। भाई इस मूवी के वीएफएक्स वालों को इस मूवी के वीएफएक्स वालों से सीखना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा हम इसी में काम चला लेंगे। इनको क्या ही पता है। अब मैं बात करूंगा विलन मूवी के बारे में, जो कि काफी हद तक टार्जन मूवी से इंस्पायर्ड है। ये गाड़ी ठीक टार्जन की तरह ही सेल्फ ड्राइव कर सकती है, गुंडों को मार सकती है, बिना पेट्रोल के कहीं पे भी जा सकती है और काफी और काम भी कर सकती है। तो इस मूवी में होता ये है कि एक होनहार इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एक ह्यूमन चिप को बना रहा होता है, पर कुछ गुंडों को पता चल जाता है और वो इस साइंटिस्ट को धमकी देते हैं कि वो ये चिप इनको दे दे, पर ये साइंटिस्ट मना कर देता है। तब ये गुंडे लोग अपनी पूरी पलटन लेके पहुंच जाते हैं साइंटिस्ट की लैब में, पर साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है और पहुंच जाता है एक पार्किंग एरिया में, जहाँ पे इनको दिखती है एक बोनट खुली हुई कार और इनके मन में एक आइडिया आता है और ये ह्यूमन चिप को छुपाने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो ये भाई सब इस गाड़ी के इंजन में पता नहीं क्या करते हैं, इस चिप को कहाँ लगाते हैं, कहाँ छुपाते हैं और चिप को गाड़ी में छुपा के ये भाई सब जाते हैं भाग, पर पता नहीं कैसे फिर ये गाड़ी अपने आप हो जाती है स्टार्ट। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। इन भाई साहब ने तो सिर्फ गाड़ी में चिप को छुपाया था, ना कि इस चिप को इस गाड़ी के लिए बनाया था। इस साइंटिस्ट के द्वारा इस गाड़ी के बॉर्डर में चिप छुपाने के बाद ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और अपने आप ही लोगों की बातें सुनने और समझने लग जाती है। काश मैं तुम्हें चला पाता। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये चिप बनाई गई थी लोगों के लिए, ना कि गाड़ी के लिए। इस साइंटिस्ट ने इस चिप को इस गाड़ी के बोनट के अंदर छुपाया था, ना कि इसके कनेक्शन किए थे। ये ऑटोमेटिक कार कैसे बन गई ये तो खुद साइंटिस्ट भी नहीं जानता होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये टेक्नोलॉजी इतने नेक्स्ट लेवल की है ना कि आज के जमाने की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है इसके सामने। सही पकड़े हैं। भाई अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राज 3 मूवी का एक सीन जिसमें भी सस्ता वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया है। तो होता ये है कि इस सीन में ये लड़की वॉशरूम में जाती है, वहाँ पे जाके शीशे के सामने खड़े होके अपने मेकअप का सामान निकाल के अपने मुंह के ऊपर सस्ती प्लास्टिक सर्जरी करने लग जाती है। और ये सब होते हुए एक कॉकरोच देख लेता है और वो ये करता है, फिर अचानक से वॉश बेसिन में से बहुत सारे कॉकरोच निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इस सीन में होना यह है कि ये सारे कॉकरोच हाथ पैर धो के इस हीरोइन के ऊपर अटैक करने वाले हैं, पर इस सीन के वीएफएक्स वाले ने इस सीन की एडिटिंग करते समय कुछ सूंघ लिया था, जिसकी वजह से इन भाई साहब ने ऐसे कॉकरोच बनाए जो कि ना तो इनकी बॉडी को टच कर पा रहे हैं और ना ही इसकी बॉडी के ऊपर ढंग से चल पा रहे हैं। फिर आखिर में होता यह है कि इन दीदी को इन कॉकरोच से बचने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। बताओ। लेकिन एक सेकंड, ये दीदी खड़ी है यहाँ पे और वॉशरूम का दरवाजा है यहाँ पे। अगर ये दीदी चाहती तो उसी समय भाग सकती थी जब ये कॉकरोच निकल रहे थे, लेकिन नहीं, इन दीदी ने तो इतने सारे कॉकरोच एक साथ पहले कभी देखे ही नहीं थे। तो ये दीदी इन खूबसूरत कॉकरोच को देखने के लिए यहीं पे रुक गयी। अब हम बढ़ते अपनी अगली मूवी की तरफ, जो है पार्टनर। पर आप सोचेंगे पार्टनर मूवी में टेक्नोलॉजी वाला कौन सा सीन है? वो तो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, पर इस मूवी में भी एक टेक्नोलॉजी वाला सीन है। अच्छा, तो इस सीन में ये होता है कि सलमान खान एक स्काई जेट लेके निकल पड़ते हैं समुद्र की सैर करने को, लेकिन फिर अचानक से पीछे से एक मिसाइल इनका पीछा करने लग जाती है।
और वो मिसाइल होती है एक नन्हे से मुन्ने से छोटे से बच्चे की, जो कि रिश्ते में इन भाई साहब का भांजा लगता है। और ये मिसाइल इनका पीछा इसलिए कर रही होती है क्योंकि इस बच्चे ने गलती से बोल दिया होता है ये, और ये होता है एक सीक्रेट कोड इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। मत बोलो गो बेबी गो, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तू बोल रहा है गोभी अभी तो आपने बोला गो बेबी गो। म्यूजिक। यहाँ पे भी सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चों को खिलौने की जगह पे ऐसी ऑटोमेटिक मिसाइलें दे रहे हैं। भाई एक चौथी क्लास के बच्चे को ऑटोमेटिक उड़ने वाला चलता फिरता बॉम्ब देने की क्या जरूरत है। और ये मिसाइल कोई उड़ने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि इतनी खतरनाक मिसाइल है कि जिसके ऊपर एक बार फूट जाए वो बंदा दुनिया से उड़ जाए। और सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो छोटे से बच्चों के लिए इतनी भयानक मिसाइलें बना रही है। वो तो शुक्र है सामने सल्लू भाई थे जिन्होंने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया। अगर इनकी जगह पे कोई आम इंसान होता ना तो उस बेचारे के चीथड़े उड़ जाते, चीथड़े। वीएफएक्स की बात करें और जानी दुश्मन मूवी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस मूवी में एक सीन ऐसा आता है जिसमें इस बंदे की दुल्हन एक स्केलेटन यानी कि कंकाल बन जाती है। भाई साहब ये कैसा कंकाल बनाया है। बच्चे बच्चे को पता है कि स्केलेटन की हड्डियां कैसी होती है, लेकिन जिस बंदे ने भी इस स्केलेटन का वीएफएक्स बनाया है ना उसको जाके कोई समझाओ कि स्केलेटन ऐसे होते हैं ना कि ऐसे। ऐसा लग रहा है इस स्केलेटन ने हड्डियां मजबूत करने वाली दवाइयां कुछ ज्यादा ही ले ली हैं, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां सूज गई हैं। जैसा कि आज सबको पता है कि ये बंदा होता है एक इच्छाधारी नाग जो कि कुछ लोगों को मार के अपना बदला ले रहा होता है। और इसी पिटम पिटाई झगड़े लड़ाई में एक ऐसा भी सीन आता है जिसमें अक्षयपाजी बंदूक की गोलियों को इस बंदे की छाती के पार कर देते हैं। पर यह इच्छाधारी नाग मरता नहीं, बल्कि सस्ते टर्मिनेटर की तरह अपने जख्म को सही कर लेता है। नहीं हम तो उल्लू हैं, हमको तो ये पता ही नहीं है कि इंसान की बॉडी में खून भी होता है, सांप की बॉडी में खून भी होता है और इन दोनों जीवों की बॉडी मांस से बनी होती है। पर यहाँ तो टर्मिनेटर की कॉपी करने के चक्कर में इन लोगों ने ऐसा सीन बना दिया, दिल से लगता है भाई। पर जब इससे भी बात नहीं बनती तो अक्षयपाजी एक तोप उठाते हैं और तोप से इस बंदे के ऊपर हमला कर देते हैं और इस बंदे की पूरी बॉडी फट के फ्लावर हो जाती है। यही नहीं, आए हाय हाय क्या वीएफएक्स है। वीएफएक्स का तगड़ा इस्तेमाल करके इस इच्छाधारी नाग की बिखरी हुई बॉडी को फिर से इंस्टॉल कर दिया गया। शाबाश। भाई कोई तो हमें बताओ ये कौन है। एक रोबोट है, जादूगर है, भूत है, क्या है, या फिर ये बंदा कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे है। क्योंकि इच्छाधारी नाग तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा। और काम कौन से इसके इच्छाधारी नाग वाले हैं। बात तो सही है। भाई साहब इस सीन में इतनी लो क्वालिटी का वीएफएक्स यूज किया गया है ना कि ये सारा का सारा हाथी ब्लैक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये कोई असली हाथी नहीं बल्कि किसी कार्टून का हाथी हो। सॉरी। कार्टून भी क्या कह दिया मैंने, कार्टून का भी इससे अच्छा होता है। इतना सारा पैसा इस मूवी के ऊपर लगा दिया, थोड़ा बहुत पैसा असली के हाथी के ऊपर भी लगा देते। भले ही उससे रस्सी ना खिंचवाते लेकिन कम से कम सीन तो रियलिस्टिक बन जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी की जो कि अभी तक आई तो नहीं लेकिन इसका टीजर जरूर आया था। और इस टीजर को देखने से साफ साफ पता चल जाता है कि इस मूवी के वीएफएक्स कैसे होने वाले। ये मूवी और कोई नहीं, ये है बैडस रवि कुमार। वीएफएक्स तो हिमेश रेशमिया ने इस मूवी में ऐसे इस्तेमाल किए हैं जैसे कि गन्ने के जूस में बर्फ। भाई साहब आपने इतने भयानक वीएफएक्स पहले कभी किसी मूवी में देखे ही नहीं होंगे। चारों तरफ आग लगी हुई है, गोलीबारी हो रही है, बम फूट रहे हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, पूरा कोहरा ही कोहरा। ऐसा लग रहा है इनकी मूवी में कोई फाइट सीन नहीं चल रहा बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। कोई सीन तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इनकी एडिटिंग किसी टिकटॉकर ने की हो। साफ पता चल रहा है कि ग्रीन स्क्रीन के सामने हिमेश रेशमिया को वॉक करवाया गया है, उसके बाद इस बैकग्राउंड को लगा दिया गया है। हाँ। टीजर में हमने ये उच्च कोटि के वीएफएक्स तो देख लिए लेकिन पता ये भी नहीं कि ये टेक्नोलॉजी के मामले में आजकल के टीवी सीरियल भी पीछे नहीं है। इन सीरियल्स में भी हमको बहुत सारी अद्भुत टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ये ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं ना जो कि आज के समय में भी साइंटिस्टों को असंभव लगती हैं। ये धागा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब शायरी और मेरे बीच में ब्रिज बन गया। अच्छा। बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ कर आई हूँ। अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के पेट का बच्चा किसी दूसरे के पेट में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? शाबाश।
शाबाश। इन लोगों ने ऐसा करके साइंस की सृष्टि के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। शर्म करो, भगवान से डरो। पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी असल की दुनिया में आज तक कभी आई ही नहीं और शायद कभी आने भी नहीं वाली। सही बात है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब